नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं आपके साथ राकेश वशिष्ठ हाजिर हूं एक नए विषय पर चर्चा के साथ। आज की हमारी चर्चा का विषय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस के बारे में है। प्रेस शब्द को हम सामान्यतः प्रिंट पत्रकारिता के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अखबार और विभिन्न तरह की मैगजीन शामिल होती हैं। पर आज के समय में यह शब्द ज़्यादा व्यापक हो चुका है और उसका विस्तृत स्वरूप वर्तमान मीडिया साधनों के रूप में हमारे सामने है। आप जानते हैं हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है और आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा जी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राकेश वशिष्ठ जी। दूरदर्शन के दर्शकों का बहुत बहुत आभार। सर, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं आपके ओपनिंग कमेंट से। जैसा मैंने अभी कहा कि हर साल हम 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। ऐसी क्या ज़रूरत हमें आन पड़ी कि हम पिछले 30 सालों से इस दिवस को लगातार मना रहे हैं और आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, 1992-93 के जो साल थे जी, 1990 से शुरू हुए, वो 21वीं सदी के शुरुआत के पहले के वर्ष थे जी। तो उस समय परिवर्तन का दौर दुनिया में चल रहा था जी। और ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही थी कि प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से जी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचा गया जी। कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए जी। और चूंकि मनाया जा रहा है लगातार, जी। तो हम सब उसके अंदर शामिल हैं ऐसी चर्चाओं को करने के लिए कि किस तरह से मीडिया मजबूत हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माने जाने वाला एक संस्थान आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो और अपनी बात कहने में सक्षम हो। जी। तो इसलिए किसी भी दिन का मनाया जाना अपनी सोच को, अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और इसीलिए आज के दिन का विशेष महत्व है। जी सर, अभी आपने कहा कि मीडिया स्वावलंबी होना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि जो मीडिया दूसरों की आवाज़ उठाता है वो अपने आप में किन्हीं दूसरे संसाधनों पर निर्भर है और आत्मनिर्भर नहीं है या फिर स्वावलंबी नहीं है? नहीं, यह हर पेशे से जुड़ी हुई चीज़ है। चूंकि पत्रकारिता का जो पेशा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे चैनल्स वगैरह हों, यह ज़्यादा जिम्मेदारी से जुड़ी हुई चीज़ है। इसमें खतरे ज़्यादा हैं क्योंकि सच बोलना पड़ता है, सच को सामने लाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम केवल इसको व्यावसायिकता नहीं मान सकते जी। इसलिए हम आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की बात करते हैं जी। जैसे अगर कोई कंपनी है जी, वो आत्मनिर्भर या स्वावलंबी नहीं होगी तो नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन वह उस कंपनी के ऊपर है जी। यह एक पेशा है जी। यह लोकतंत्र की मजबूती का एक मजबूत माध्यम है। बिल्कुल ठीक। तो अगर यह आत्मनिर्भर और स्वावलंबी नहीं होता है तो पूरे दुनिया के एक स्वायत्त शासी संस्थान के ऊपर खतरा आता है। इसलिए यह ज्यादा जरूरी है जी। सर, एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसने अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया था जिसमें भारत की रैंकिंग 180 देशों में 161 आई थी। आप इस 161 आने को कितना गंभीर मानते हो और क्या इन रिपोर्ट से आप सहमत हैं? इसमें गंभीरता का विषय ही नहीं है जी। दूरदर्शन प्रसार भारती के माध्यम से एक तरह से भारत सरकार से जुड़ा हुआ संस्थान है। बिल्कुल ठीक। और वह प्रेस की स्वतंत्रता की बात अपने बैठ करके कर रहा है जी। और स्वतंत्रता का विषय उठा रहा है जी। उसको अगर दुनिया वाले 161 नंबर पर दें या आखिरी नंबर पर दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो हमारे सामने मौजूद है कि सरकार खुद चर्चा कर रही है कि प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर। तो इसमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं सर, सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है, पर बड़ी ही मान्यता प्राप्त संस्था है और बड़े देशों में उसका काम है। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि उस रिपोर्ट्स को हम सिरे से खारिज कर दें, कुछ तो रहा ही होगा। नहीं, क्या रहा होगा खारिज करने में और स्वीकार करने में? ये दूसरा क्या जाने कि हम मन में क्या सोच रहे हैं या भारत में क्या चल रहा है जी। भारत की स्थिति को किस तरह से पेश किया जा रहा है जी। उसका प्रभाव इन सब चीजों पर पड़ता है जी। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, 140 करोड़ लोगों का देश है। तो इसलिए यहाँ की जो प्रतिबद्धताएं हैं, जो यहाँ की स्थितियां हैं, उसका आकलन बाहर बैठ करके नहीं किया जा सकता जी। जैसे भारत की प्रतिबद्धता राष्ट्र के प्रति और दुनिया के प्रति कितनी है, ये कोई जान सकता है क्या? ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस है, ये तो अब बनी है जी, 200-400 साल पहले।
जी। भारत के अंदर तो अनादिकाल से पत्रकारिता है, विविध स्वरूपों के अंदर। क्या इतिहास है भारत में पत्रकारिता? भारत में नारद जी को मानते ही हैं कि वो आदि पत्रकार हैं, लेकिन अगर उसको भी छोड़ दें तो 250-3 हजार साल पहले हम महाभारत का काल मानते हैं जी, जिसमें गीता शामिल है। जी। उसका पहला श्लोक ही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो वो सवाल कर रहे हैं धृतराष्ट्र कि क्या हो रहा है, तो जो बताना है वही तो पत्रकारिता है जी। आज यूक्रेन और रसिया के अंदर अगर युद्ध हो रहा है तो वहां की स्थिति को बताना ही तो पत्रकारिता है। उस समय गीता के अंदर बताया जा रहा है कि ये हो रहा है युद्ध के अंदर, और उसमें पक्षपात नहीं है जी। उसमें धृतराष्ट्र चूंकि कौरव पक्ष के हैं, इसके बावजूद भी उनको पांडवों की ताकत का एहसास करवाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो कहां से मतलब गैर स्वतंत्रता आई? तो भारत के अंदर हमेशा ही पत्रकारिता की स्वतंत्रता रही है। किसी के कहने से, किसी के आवाज उठाने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। क्योंकि स्वतंत्रता भारत की अंतःचेतना का प्रारूप है। जी। सर, ये बात ठीक है कि भारत के संदर्भ में आप ये बात कह सकते हैं कि भारत की प्रेस स्वतंत्र है और वो किसी दबाव में नहीं है, पर ग्लोबल स्तर पे अगर हम बात करें तो वो ऐसे कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो टूट रहे हैं, जिनके कारण ग्लोबल मीडिया दबाव में आ रहा है? नहीं, हम दबाव किस चीज को मानते हैं? अगर हमारा स्वार्थ हमारा दबाव है जी, तब तो वो रहेगा, कभी भी नहीं मिट सकता। अगर मेरे को कमाने के लिए पत्रकारिता करना है तो मेरे ऊपर दबाव रहेगा, लेकिन अगर मेरे को पत्रकारिता के लिए पत्रकारिता करना है तो किसी का दबाव नहीं है जी। कभी भी किसी को भी क्या दबाव में डाल सकता है अगर कोई अपना तय कर ले कि मेरे को ये करना है लाइफ में? आपको एक उदाहरण देता हूं जी, बताइए। जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा हुई तो उसकी खबर छपी इलाहाबाद के अभ्युदय में। इलाहाबाद का अभ्युदय जो है वो उस समय एक अच्छा वो था, मदन मोहन मालवीय जी उसके संपादक रहे हुए थे जी। तो उस अखबार ने यह लिखा कि यह खबर मैं तीसरी बार प्रकाशित कर रहा हूं जी। 3 बार पुलिस इसको जब्त कर चुकी है जी। हो सकता है आपके हाथों में नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी मैं इसको प्रकाशित तब तक करूंगा जब तक आपके हाथों में नहीं पहुंचेगी। तो यह इससे बड़ी प्रतिबद्धता क्या होगी? ब्रिटिश शासन के अंदर भारत की गुलाम होने से ज्यादा दबाव क्या होगा? किसी अखबार को छपते ही जब्त किया जा रहा है, उससे ज्यादा क्या किसी के ऊपर दबाव होगा? लेकिन क्या उस संपादक के ऊपर, उस अभ्युदय के ऊपर दबाव डाला जा सका? तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं? कोई खुद ही कह रहा है कि आप घुटने नीचे कर लीजिए, नीचे झुक जाइए और हम रेंग करके चलने के लिए तैयार हो जाएं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। अगर हमारी मानसिकता गुलाम है तो उसका कोई इलाज नहीं है। हम खुद ही डरे हुए हैं कि हम सड़क के ऊपर से निकलेंगे तो हो सकता है कोई हमको ट्रक मार जाए, हम सड़क पर ही निकलना बंद कर दें। नहीं, आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि प्रेस का काम है क्रिटिसाइज करना होता है, इसलिए सत्ता का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, चाहे अंग्रेजों के ज़माने में हुआ, आज के ज़माने में हुआ। और भारत का मीडिया इस मामले में ठीक है कि यहाँ सरकारों के क्रिटिसिज्म से मीडिया के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी सर, भारत और दुनिया के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो वर्तमान में प्रेस के सामने हैं? नहीं, इसमें राकेश जी एक चीज समझिए जी कि प्रेस का काम क्रिटिसिज्म नहीं है जी। जिन लोगों ने इसको भरा है वो पत्रकार नहीं है जी। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि प्रेस का काम सवाल उठाना है जी। प्रेस का काम आलोचना करना है, वो पत्रकार है ही नहीं सर, आलोचना नहीं, एक क्रिटिसिज्म का मतलब नहीं, तो आलोचना नहीं, सकारात्मक क्रिटिसिज्म हो सकता है सरकार की नीतियों को लेके, कार्यक्रम को लेके। सकारात्मक भी हो सकता है, हाँ सकारात्मक, वही मैं कह रहा हूं। नकारात्मक भी हो सकता है। आलोचना के कोई स्वर नहीं है, आलोचना किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन आलोचना से पहले तो समीक्षा आएगी ना। बिल्कुल ठीक बात है ना, समीक्षा से भी पहले आएगा सत्य को सामने लाना। तो जो मीडिया का पहला काम है वो है सच को सामने लाना। अगर हम पहला काम ये मान लेंगे कि हमारा तो काम है सवाल उठाना, अरे भाई पहले सच को सामने लाने का तो काम करिए, फिर समीक्षा करिए, फिर सवाल उठाइए। लेकिन हम अपने क्रम ही बदल देंगे तो कैसे चलेगा? हम सोचे हम सिर के बल चलेंगे,
उसी तरह की चीज़ है ये। सर, हमने देखा था अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक CNN के पत्रकार थे, उनके व्हाइट हाउस में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी थी। तो दुनिया भर में ऐसा देखा गया है कि चुनी हुई सरकारें ही जो सत्ता का केंद्र हैं वो अपने प्रेस के माध्यम से अपने नागरिकों को दबाने का काम करती हैं। ये बात ठीक है कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर ऐसी बातें हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जैसे ट्रंप का नाम लिया जी, तो मैंने अमेरिका का चुनाव कवर किया हुआ है, ट्रंप वाला जी। तो वो जिम एस्कोटा करके एक पत्रकार ट्रंप जिस तरह के विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं, जी, जिन्होंने दिवालिया होने का प्रशिक्षण लिया हुआ हो, जिनके ऊपर हर तरह के क्रिमिनल आरोप लगते रहे हों, उस राष्ट्रपति से हम क्या उम्मीद करेंगे? वो वही करेगा। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जब जनता अगर ये तय कर ले कि हम देश के सबसे बड़े आर्थिक अपराधी को या सामाजिक अपराधी को देश की बागडोर सौंपने जा रहे हैं, फिर हम कहें कि हमको तो प्रेस स्वतंत्र चाहिए, ये कैसे संभव है? सर, हम प्रेस की स्वतंत्रता की जब बात करते हैं तो प्रेस के संदर्भ में स्वतंत्रता के क्या मायने हैं और प्रेस का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? देखिए, प्रेस का स्वतंत्र होना इसलिए जरूरी है कि सच्चाई को सामने लाने का यही एकमात्र साधन है जी। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। सच्चाई को सामने लाने का काम प्रेस का काम है जी। और प्रेस केवल इसी तरह से नहीं है, आलोचना या इसकी दृष्टि से जी, दुनिया के अंदर पत्रकारों ने बहुत काम किए हैं जी। ये अपने आज प्रेस डे के दिन ही इसाजा के नाम से एक सम्मान दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी। उनकी गोलियां मार करके हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कुछ किया था, इसीलिए उनके खिलाफ लोग हुए। एक घाना के पत्रकार हैं एनास आर्नेओ एनास जी। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा वहां गए तो उन्होंने अपने अधिकृत भाषण में एनास का जिक्र किया जी। क्योंकि एनास की खबरों का तरीका ये था कि उन्होंने पागल खाने की खबर देने के लिए खुद पागल बनकर 15 दिन तक पागल खाने में इंजेक्शन खाए जी। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं जो प्रेस को मजबूत बनाती हैं, अपने यहां जैसी तो कल्पना ही कोई नहीं कर सकता। लोकमान्य तिलक जैसे नेता जिनको सारा देश बाद में भगवान तिलक कहता रहा जी, वो एडिटोरियल के ऊपर क्षमा नहीं मांग करके और जेल जाना स्वीकार किया, मांडले जेल के अंदर जी। और जज ने ये कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर सजा सुना रहा हूं जो मेरे से ज्यादा विद्वान है। स्वामी विवेकानंद पत्रकार थे, अरविंद घोष पत्रकार थे, महात्मा गांधी पत्रकार थे, भगत सिंह पत्रकार थे। भगत सिंह के पिताजी हिंदू अखबार में काम करते थे, वहां के जी, भारत माता अखबार में जी। उन्होंने सोसाइटी बनाई हुई थी, भारत माता सोसाइटी। तो अपने यहाँ के बहुत सारे लोग आजादी के आंदोलन से जो जुड़े रहे वो पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। मदन मोहन मालवीय जी हिंदुस्तान के संपादक थे। तो इन लोगों ने हमेशा ऐसी पत्रकारिता को जरिया बनाया जो समर्पण से जुड़ी हुई थी। सर, अभी आपने दुनिया भर के पत्रकारों का जिक्र किया और आपने बताया कि उनमें उस तरीके का समर्पण और प्रतिबद्धता थी कि वो जो पागल खाने में भी रहे। तो क्या इस तरीके का समर्पण और प्रतिबद्धता आपको वर्तमान में भारत के जो पत्रकार हैं उनमें दिखाई नहीं पड़ती? नहीं, वो इसलिए कि सामने आएगी तब दिखाई पड़ेगी जी। जैसे हम लोगों ने कुछ तो उदाहरण होंगे हमारे पास। जैसे हम लोगों ने अपने जीवन में जो काम हुआ है उसके अंदर बहुत काम किए हैं इस तरह के। हम लोगों ने काम किए हैं, बेस बदल बदल करके जाकर के पत्रकारिता की है सच्चाई को सामने लाने के लिए। कभी इंजीनियर भी बने हैं, कभी कुछ बन गए। तो ऐसा नहीं है। जब मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं तो ऐसे देश में और भी बहुत सारे लोग होंगे, लोग बहुत जैसे कि जान को जोखिम में डाल करके पत्रकारिता करते हैं, गोलियां चलती रहती है, खड़े रहते हैं उसके अंदर। तो हमारे यहाँ किसी तरह की कमी नहीं है। हम तो विश्व का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और खास करके जिस देश में राजनीतिक क्षेत्र में श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा उदाहरण हो, सशक्त उदाहरण हो, वहां पर निश्चित रूप से जो और पेशे हैं वो तो पनपने ही हैं। सर, आपका 30 साल का अनुभव रहा है पत्रकारिता का। इससे भी थोड़ा ज्यादा, इससे भी ज्यादा, माफ कीजिएगा। तो आप रिपोर्टर से लेके आप एडिटर तक का आपने सफर तय किया है। पिछले 30 सालों में आपने पत्रकारिता को किस तरीके से बदलते हुए देखा? देखिए, बदलना केवल यही हुआ है क्योंकि आपके अनुभव हमारे दर्शकों के लिए काफी मायने रखेंगे। देखिए, बदलना इसी रूप में मानना चाहिए कि जैसे पूंजी का प्रभाव जब बढ़ा है
तो उसमें पत्रकारिता में भी सफल वही लोग हो सकते हैं जो कि पूंजी को इकट्ठा करना या पूंजी को समायोजित करना जानते हो। और ये पत्रकार का काम नहीं है। तो ऐसे में उसको दूसरे के यहाँ काम करना, पत्रकार व्यापारी नहीं हो सकता और व्यापारी पत्रकार नहीं हो सकता, पत्रकार नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो इस संघर्ष से पत्रकारिता गुजर रही है, लेकिन निकल जाएगी। ये आपका अनुभव, आपने पत्रकारिता को कैसे बदलते हुए इसी रूप के अंदर देखा है कि जैसे जब मैं जर्नलिस्ट के रूप में नौकरी करता था जी, तो हम लोगों को ऐसे कर्पूर चंद जी पुलिस जैसे का नेतृत्व प्राप्त था कि कभी इस चीज की परवाह नहीं करते थे कि सरकार क्या सोचती है या मतलब कि क्रिमिनल्स क्या सोचते हैं या भूमाफिया क्या सोचते हैं। कभी ये सब चीजें दिमाग में नहीं आती थी। हम लोग तो ये सोच ही नहीं सकते थे कि एक पैसा भी 2 नंबर का हमारे हाथ के ऊपर आए, हम पाप मानते थे उसको। तो वह स्थिति शायद आज महसूस नहीं की जाती हो, क्योंकि जो मालिकों का है वो सब पूंजीपति हाथों के अंदर है, उनका दबाव निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसमें सबसे खुशी की बात यह है, जो मुझे आश्चर्यचकित कर रही है, कि सरकार से जुड़े हुए दूरदर्शन के अंदर अगर प्रेस के स्वतंत्रता की चिंता हो रही है तो ये तो अमेरिका में भी संभव नहीं है। जो बड़े देश अपने को ये मानते हैं कि हम लोग बहुत आगे हैं और डेमोक्रेटिक हैं, लिबरल्स हैं, मानते हैं, चीन में तो सोच ही नहीं सकते। चीन में तो जेल है उसका मतलब, और जेल में भी मौत है या जिंदा है ये भी पता नहीं चल सकता। तो इस स्थिति में भारत की आदर्श स्थिति को आप खुद ही सामने रख रहे हैं, ये कहीं संभव नहीं है। आपका कहना है कि हमारा जो ये कार्यक्रम है यही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भारत में पत्रकारिता की स्थिति काफी ठीक है, और वो काफी ठीक नहीं, सर्वश्रेष्ठ है जी। क्योंकि जैसे अपने रशिया के प्रावदा वगैरह हैं, ये सब हैं, या मान लीजिए कि अमेरिका के जो बड़े हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, लॉस एंजलिस टाइम्स है, या द मेल वगैरह इंग्लैंड के हैं, ये सब हमेशा देखते रहते हैं। तो इसके अंदर इस तरह की स्वतंत्रता की बात नहीं होती। दूसरे की आलोचना करने के लिए वो स्वतंत्र है, भारत की आलोचना करनी होगी तो वो स्वतंत्र है। लेकिन अमेरिका में अगर 2 आतंकवादियों को मार दिया जाए तो उसका कभी विश्लेषण देखने को नहीं मिलेगा कि उनको किस तरह से मारा गया। और यहां अतीक के साथ कोई घटना हो जाए तो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर बन गई। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। चूंकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अब आबादी के हिसाब से भी सबसे बड़ा होने जा रहा है, यहाँ का सबसे बड़ा बाजार है, तो इसलिए लोगों की चिंता का, राष्ट्रों की चिंता का विषय रहता है कि इसको कैसे दबा के रखा जाए। उसमें एक ये भी है। नहीं सर, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही। एक सवाल ये आता है पत्रकारिता की दुनिया में कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है और जो छुपाती है वो खबर होता है। तो अभी आपने भी जैसे जिक्र किया कि आप कई बार भेष बदल के जाते थे, उस तरह की चीज़ें, आप उस तरह की एक्टिविटीज़ आपने की हैं। पूरी दुनिया में हम देखते हैं, जूलियन अंसाजे का उदाहरण हमारे सामने है, विकीलीक्स के जो संस्थापक थे, एडवर्ड स्नोडेन का उदाहरण हमारे सामने है। आपको क्या लगता है कि इन दिनों इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को लेके उतना काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए? नहीं, कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? इसलिए होगा जबकि पूंजी के दबाव में पत्रकारिता रहेगी। इसको सरकार के दबाव का नाम नहीं देना चाहिए जी, पूंजी का दबाव है ये जी। पूंजी सोचती है कि सरकार हमारे साथ रहे, तो सरकार क्या चाहती है इससे उनको मतलब नहीं है जी। कहा तो जा रहा है घुटनों के बल रहो और वो रेंगना शुरू कर दें। तो जो मीडिया से सरकार की अपेक्षा है, आप यह बताइए कि क्या विकास से बड़ी कोई चीज हो सकती है भारत जैसे देश के लिए? जी। उसमें कौन रोक रहा है? उसमें क्या दबाव है? एक मध्य प्रदेश का जिला अगर मधुमक्खी पालन के अंदर इतना आत्मनिर्भर हो गया कि वहां की बेरोजगारी खत्म हो गई, क्या वो सब्जेक्ट नहीं है पत्रकारिता का? आज कहीं किसी के साथ कोई घटना घट रही है और पुलिस में दर्ज हो रही है तो वो सामने आ रही है ना, उसको कौन रोक पा रहा है? किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो मीडिया का विषय तो बन रहा है जी। अब उसके अंदर घुसना, उसकी गहराइयों में जाना, वो परिश्रम मांगता है। तो जब मेरा सवाल वही था कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अगर नहीं हो पा रहा है तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? आप उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि पूंजी का, कि पूंजी की वजह से वो ऐसा एक पूंजी जी, दूसरा परिश्रम जी, कि जैसे आज से 50 साल पहले एसी की जरूरत नहीं होती थी, बिल्कुल ठीक, पंखे की जरूरत नहीं होती थी, आज उसके बिना रह नहीं सकते। तो हम लोग 18 घंटे भी काम कर सकते थे। आज किसी को कहा जाए 18 घंटे काम करना है तो सोचेगा ये सर्विस छोड़ करके दूसरी जगह चला जाऊं। तो यह एक देश की चेतना से जुड़ा हुआ है, मनुष्यों की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ विषय है कि पहले
काम करना, उसकी गहराई में जाना अब भी होगा, अब भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अचानक कोई चीज आती है ना कि इस व्यक्ति ने 20 साल लग करके और सड़क बनवाई, तो वो एक खबर है। उस खबर के लिए उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी, क्या की होगी। ऐसे ही जब अपने बोफोर्स का मुद्दा उठा तो पत्रकार वहां तक पहुंच गए जहां पर उसकी नींव थी, हर चीज का पता करने की कोशिश की। लेकिन मेहनत जो है ना वो व्यक्तिगत शरीर से भी निर्भर करती है। अब धीरे धीरे ये आदत पड़ गई, मोबाइल लेकर के लोग देख रहे हैं, तो उसमें परिश्रम निश्चित ही कम हो जाएगा। तो हमारे नौजवान साथी पत्रकार जो गोपाल शर्मा जी की बात को सुन रहे हैं, वो स्पष्ट शब्दों में इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं परिश्रम की कमी की वजह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं हो पा रहा है। सर, अभी आपने पूंजी की बात की कि पूंजी जो है वो मीडिया संसाधनों को कंट्रोल कर रही है। अब दौर ही ऐसा कि बिना पूंजी के कुछ हो नहीं पा रहा है, और जिस परिश्रम की आप बात कर रहे हैं वो परिश्रम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मीडिया इन सब चीज़ों से उभरे कैसे? उसका इलाज क्या है, उसका हल क्या है? देखिए, सृष्टि है। हम आज इस तरह से बैठे हैं जी, इसमें हमारा क्या योगदान है? हमने जन्म ले लिया जी, और मनुष्य बन गए, तो हम आज इस स्वरूप के अंदर भी बैठ गए। तो समय कई बार चीजों का इलाज करता है। जैसे जिस समय भारत को आजादी मिली, उस समय बात तो सुविधाओं को लेने की हो रही थी, लेकिन आजादी मिल गई। तो ऐसे ही इन्हीं सब चीजों के अंदर से कोई चीज निकलेगी, जो चीज को पहले केंद्र सरकार के नाम का मतलब क्या था? सरकार का मतलब भ्रष्टाचार, इसके अलावा कोई चीज ही नहीं थी। अब तो किसी केंद्रीय मंत्री के ऊपर कोई आरोप कोई लगाते हुए नहीं सुना, विपक्ष ने भी नहीं लगाया कभी, लोकसभा के अंदर भी कभी कोई नहीं बात आई। तो इसलिए समय अपने आप चीजों का निदान निकालता है। इसी में से ऐसे पत्रकार निकलेंगे जो भारत को और भी ज्यादा रोशन करेंगे, उनकी आवाज दुनिया तक जाएगी, लोगों को महसूस होगा। आज हम यहाँ बैठ करके एनास की तारीफ कर रहे हैं, या पुलित्जर की तारीफ कर रहे हैं, या इसाजा की तारीफ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि भारतीय ही ये कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो हमने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो भारत का सबसे लोकतांत्रिक बड़ा नेता होने के बावजूद जेल जाना स्वीकार करता है, लेकिन क्षमा मांगना स्वीकार नहीं करता। तो यह हमारे देश की संस्कृति का लक्षण है। इसीलिए भारत जगत गुरु है। बिल्कुल ठीक। और जगत गुरु के लिए पहली शर्त यह भी होगी कि वो पत्रकारिता के अंदर आ गया है। तो निश्चित रूप से इन्हीं में से पत्रकार साथी निकलेंगे। नहीं सर, आपने ये बात ठीक कही कि परिश्रम की ज़रूरत है, कैपिटल के इन्वेस्टमेंट है, वो बात अपनी जगह है, वो ठीक है। लेकिन इस दौर में ये भी देखा गया है कि पत्रकारों के सो कॉल्ड, ऐसा कहा जाता है कि ग्रुप्स बन गए हैं। किन्हीं के ऊपर टैग लगा दिया जाता है कि वामपंथी पत्रकार हैं, किन्हीं के ऊपर टैग लगा दिया जाता है कि दक्षिणपंथी विचारधारा को प्रमोट करने वाले पत्रकार हैं। क्या पत्रकार तटस्थ नहीं रह पा रहे हैं और उनके ऊपर उनके व्यक्तिगत विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं उनकी लेखनी में या उनके बोलने में हावी हो जाती है? ऐसा आप मानते हैं? देखिए, राजस्थान, और ये नैसर्गिक है? नहीं, राजस्थान में सबसे बड़े पत्रकार के रूप में या पत्रकारों के भीष्म पिता के मह के रूप में कर्पूर चंद जी कुलिस का नाम आता है जी। उससे पहले झाबरमल जी भी बड़े पत्रकार हुए, लेकिन कुलिस जी ने अपना फैलाव किया, इसलिए उनको सबसे बड़े पत्रकार का माना जाता है जी। वो हमेशा कहते थे कि खबर सच होनी चाहिए, उसकी भाषा शिष्टाचार पूर्ण होनी चाहिए जी, और राष्ट्रीयता की परिधि में होनी चाहिए। तो हम चाहे कुछ भी कहें उसका स्वागत है। तो इन तीन चीजों का तो ध्यान हमको रखना ही पड़ेगा। और फिर हम गुट बनाए, तो गुट बनाने से किसने रोका हुआ है? अगर साथ में चाय पीना अच्छा लग रहा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन किसी बात को गलत ठहराने के लिए, किसी बात को सच ठहराने के लिए अगर उस ग्रुप का इस्तेमाल होता है तो वह सिर्फ पत्रकारिता के लिए घातक नहीं है, वो संपूर्ण मानवता के लिए घातक है। कोई व्यक्ति बीजेपी का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, कम्युनिस्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले राष्ट्र होगा, उसके बाद समाज होगा, उसके बाद व्यक्ति होगा। अगर हम व्यक्ति को महत्वपूर्ण मान लेंगे तो हम नुकसान करेंगे। सर, एक चीज़ और जो इन दिनों देखी जा रही है, हम सूचनाओं का प्रवाह समाज में इस समय इस स्तर का है कि आप उसको कह सकते हो सुनामी है। ऐसे में एक जो आम पाठक है या फिर जो आम दर्शक है वो उन सूचनाओं को किस तरह वेरीफाई कर पाए कि कौन सी सूचना सही है और कौन सी सूचना गलत है? कैसे संभव है? आप मेरे को ये बताइए। हम लोग दुकानों पर जाते हैं जी, वहाँ हर तरह का अनाज मिल रहा है, उसमें कितना नकली है और क्या मिलावट है, क्या है, हम जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते। तो जब समाज के अंदर चीजों के प्रति कठोरता कम हो रही है,
जब हम अपने माता पिता का सम्मान करने में संकोच करते हैं सबके सामने, तो उसको शुद्ध खबरें कहां से मिलेगी? तो समाज का आईना है पत्रकारिता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई आईना साफ ही नहीं होगा, उसी में से अच्छी चीजें निकलेगी, लोग आगे बढ़ेंगे और पत्रकारिता के अंदर एक अच्छा दौर आएगा, वो दौर आएगा जिसके लिए भारत जाना जाता है। तो ये थे हमारे साथ गोपाल शर्मा जी, जिन्होंने भारत में पत्रकारिता की स्थिति को लेकर बात की, वर्ल्ड में प्रेस फ्री की बात की कि प्रेस किस तरीके से फ्री हो सकता है। आप सभी दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार, सर नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।